डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश एमपी में मोहन सरकार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो मध्य प्रदेश में नई सरकार का आगाज हो गया है और 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ आज ले ली है। डॉक्टर मोहन यादव के अलावा मध्य प्रदेश को 2 नए उप मुख्यमंत्री भी मिले हैं, जिनमें पहला नाम जगदीश देवड़ा का है, दूसरा नाम राजेंद्र शुक्ला का है। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने अपने कास्ट फॉर्मूले को भी स्थापित करने की कोशिश की है और नए सिरे से नई सरकार स्थापित करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला इस सरकार में क्या कुछ नया कर दिखाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लंबे समय से सरकार को बदलने की पूरे तंत्र को बदलने की मांग की जा रही थी और नए तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों को पेश किया गया है। तो इस पर आज चर्चा करेंगे, कितना फॉर्मूला बीजेपी का ये काम का है, किस तरीके से आगे सरकार की कार्यप्रणाली रहेगी, ये जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, कैसे देखते हैं आज? देखिए, पूरी तरीके से तंत्र भी चेंज करने की बीजेपी ने ये कोशिश की है। नए मुख्यमंत्री मिले हैं, 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण की है। हालांकि उम्मीद किसी ने नहीं जताई थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ, चौंकाने वाला फैसला हुआ और आज शपथ ग्रहण भी उन्होंने कर ली। देखिए संचिता जी, एक तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई है। और आपने देखा होगा कि ये बात जो है, ये परंपरा उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब इन 3 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और 3 राज्यों में जो सरकार बनी, हर जगह 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक तरह से एक उसकी रणनीति है कि सभी वर्गों को साधने का यहाँ प्रयास किया गया है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से राजस्थान में पहली बार के एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया गया, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव हालांकि संघ से जुड़े एक बड़े कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं और उसके अलावा विभिन्न संगठन में विभिन्न पदों पर रहे हैं। साथ ही साथ जो है पिछली सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे। तो मुझे लगता है कि जो फार्मूला केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनाया है, वो लगता है 2024 की एक तैयारी है जिसमें सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, राजेंद्र शुक्ला एक तरह से मान के चलिए ये विंध्य में एक बड़ा कद्दावर नेता हैं और सवाल है कि उस क्षेत्र में जिस तरह की राजनीति है उसको देखते हुए बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए। पहले श्रीनिवास तिवारी हुए कांग्रेस से, उसके बाद एक बड़ा चेहरा लाने का प्रयास किया गया है। जगदीश देवड़ा जो है SC वर्ग से आते हैं और काफ़ी एक तरह से अनुभवी हैं, पिछले सरकार में मंत्री भी हैं, कई विभिन्न सरकारों में, शिवराज सरकार में मंत्री भी रहे। तो एक अनुभवी लोगों को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में जोड़ा गया है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि स्पीकर पद पर एक जो है चेहरा, तो एक जो संतुलन स्थापित कर, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को जरूर सामने ले आई है, लेकिन संतुलन पूरा है और एक तरह से प्रशासनिक कसावट के लिए बाकी सारी व्यवस्था की गई है। तो ऐसे अनुभवी लोगों के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी आपने देखा होगा और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, और शायद वो अपने फैसले से काफ़ी खुश हैं और ये बताने का, पूरे संदेश देने का पूरा प्रयास किया गया मध्य प्रदेश में कि अब जो सरकार चलेगी डबल इंजन की, एकदम बेहतर तरीके से चलेगी और पूरे अनुभव के साथ चलेगी। भले ही चेहरा नया हो, लेकिन कार्यप्रणाली भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से केंद्र सरकार में है उसी के अनुरूप ही चलना है यहाँ पर। आरपी सर, एक बात और यहाँ पर खास देखने को मिली। अक्सर अभी तक होता यही आया था कि विधायक जो हैं तमाम अपने नेता को चुनते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। विधायक दल की मीटिंग तो हो रही है, लेकिन उनके सामने एक नाम पेश किया जा रहा है, एक नाम रख दिया जा रहा है कि अब से ये आपके नेता होंगे। यही चीज हमें राजस्थान में भी देखने को मिली है, यही चीज हमें छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली है और आज हमें ये मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। क्या बीजेपी इससे साबित करना चाह रही है, या बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि केंद्र और राज्यों का समन्वय बहुत अच्छे तरीके से हो और समझने वाली राजनीति यहाँ पर होने वाला नेता होना चाहिए? क्योंकि देखा जाए, विधायक दल अभी तक हमेशा विधायक अपने नेता चुनते आए हैं, लेकिन अभी इस बार ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है। नहीं, देखिए संचिता, विधायक दल की सहमति हुई है इन नेताओं के नाम पर, ऐसा नहीं है जी। दूसरी बात है कि अक्सर जो पार्टियां हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है,
एक नाम प्रपोज करता है जिसको लेकर के विधायकों की सहमति ली जाती है। हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में भी सारे विधायकों के सम्मुख डॉक्टर मोहन यादव का नाम आया है और लोगों की सहमति ली। फोटो सेशन के बाद आपने देखा होगा जिस तरह नाम प्रस्तावित हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह ने इनका नाम प्रस्तावित किया, इसके बाद जो है एक तरह से घोषणा हुई। तो ऐसा ये बात सही है कि कोई भी दल और जो उसका शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा कोशिश करता है कि जब भी कोई बदलाव करता है तो उसको थोड़ा चौंकाने वाला जरूर होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये प्रयोग लगातार करती आ रही है। और आपने देखा होगा जिस तरह से हरियाणा में आपने रघुवर दास को बनाया, वहाँ पर क्या नाम है झारखंड में, और अभी देखे आप तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी आगे लाने का प्रयास कर रही है। एक बहुत बड़ा संदेश है और जो है राजनीति में कि ऐसा नहीं है कि जो वर्षों से सत्ता पर जमे हुए हैं वही शासन करेंगे, बल्कि उनके ज़मीनी कार्यकर्ता भी सत्ता के शीर्ष पर आ सकते हैं, और इस बात को बताने की कोशिश प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन ये भी सर एक खास बात है, सोचने वाली बात है कि जितने बड़े नामों की यहाँ पर चर्चा हुई और पूरी तरीके से कहना चाहिए जनता का जो ध्यान है उसे डाइवर्ट करने का ही प्रयास किया गया, किसी को कानों कान भनक नहीं होने दी। जो नाम लगातार मीडिया में चल रहे थे, सोशल मीडिया में चल रहे थे, बिल्कुल ये फैसला उलट हुआ। अब सवाल ये कि क्या डॉक्टर मोहन यादव केंद्र की उम्मीदों पर, मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? नहीं, देखिए डॉक्टर मोहन यादव उम्मीदों पर खरा डेफिनेटली उतरेंगे, सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि देखिए दोनों जगहों पर सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। मोहन यादव कोई ऐसी कठिनाई नहीं होने वाली है कि जो केंद्र से मिलने वाली सहायता में देरी हो जाए, जैसे अन्य राज्यों में आप देख रही होंगी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, अक्सर वहां के मुख्यमंत्री आरोप लगाते रहते हैं कि हमको फंड नहीं मिला, जीएसटी के कलेक्शन का उनको हिस्सा नहीं मिला, प्रदेश सरकार को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ ये समस्या नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि मोहन यादव को इस तरह की कोई समस्या नहीं है। अब रही बात है कि सरकार को कितने बेहतर ढंग से चलाना है, प्रशासनिक कसाव, तो आप ये मान के चलिए कि जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए काफ़ी उनका प्रशासनिक अनुभव है और साथ में मोहन यादव खुद मंत्री रहे, तो ये इनको जो है यहाँ की रीति नीति और यहाँ की कार्यप्रणाली और ब्यूरोक्रेसी को समझने में कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। एकदम से नया चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश में, और ये भी अनुभवी चेहरे हैं। ये जरूर है कि जो दिग्गज जो चुनाव में जिनका मुख्यमंत्री पद के लिए पहले नाम लिया जा रहा था, सारे दिग्गजों की, और बात भी सच है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और आप वर्षों से जो है उनका संगठन में दखल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगी तो आपको ये लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर किसी तरह की उनको सत्ता संचालन में कोई कठिनाई होगी। जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी वही है, और सुविधा के अनुरूप हाँ हो सकता है कि कहीं पर जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा ऐसे विभागों में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरह का बहुत बड़ा फेरबदल होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर प्रदेश सरकार बड़े ही सुचारू रूप से चलेगी। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार है। चलिए सर, आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी नेता शावर आलम भी जुड़ गए। शावर जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार, और बहुत बहुत बधाई हो आपको नए मुख्यमंत्री की। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। संतुष्टि का भाव है शावर जी? डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं और 2 उप मुख्यमंत्री की सौगात भी मध्य प्रदेश को मिली है। देखिए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मंशा अनुरूप अंत्योदय का जो आगाज हुआ है तीनों राज्यों में, और मध्य प्रदेश में भी जो मोहन यादव जी को बनाया है, इसको लेकर आम जनों में बहुत खुशी है। और डॉक्टर मोहन यादव जी जो हैं कि जनता के जो कार्य अभी मोदी जी के नेतृत्व में होने वाले हैं उसका पूरा पालन करेंगे, इस बात की शपथ भी आज उन्होंने ली है। शावर जी, जिस तरीके से देखिए केंद्रीय नेतृत्व के कई बड़े नेताओं को, सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा था और संभावना ये भी जताई जा रही थी कि उनमें से ही कोई एक मुख्यमंत्री हो जो प्रदेश की कमान को बेहतर तरीके से संभाले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। तमाम बीजेपी के नेता जो हैं वो संतुष्ट हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खूबसूरती है कि यहाँ शीर्ष नेतृत्व की बात को माना जाता है, और इसका असर मध्य प्रदेश सहित आपने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखने को मिला होगा। लेकिन खास बात ये भी है, देखने को मिली है, तमाम जो हमें मुख्यमंत्री मिले हैं, चाहे राजस्थान की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, संघ के करीबी हैं। संघ को खुश करने की भी कोशिश। देखिए, संघ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहलाता है, तो ये राष्ट्र की सेवा के लिए इसका गठन 1925 में हुआ था, जो निरंतर कार्य कर रहा है राष्ट्र की सेवा में और जनता की सेवा में। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी
और संघ ये जो है जनहित में ही कार्य करते हैं, और उसी का परिणाम है कि एक चौथी और पांचवी पंक्ति के व्यक्ति को भी आगे लाया जा रहा है जनता की सेवा के लिए। ठीक है शावर जी, रोकना चाहूंगी आपको, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक भी लाइव जुड़ गई हैं लाल परेड ग्राउंड से, सीधे उनके पास चलेंगे। मुक्ता जी, कैसा माहौल, क्या नजारा देख पा रही हैं आप? मध्य प्रदेश को नया मुखिया मिला है आज। बिल्कुल नया फ्लेवर आप कह सकती हैं। यहाँ पे कार्यकर्ताओं में जोश है कि जिस तरह से एक युवा को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो उससे कार्यकर्ताओं में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। और मेरे साथ बीजेपी के एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं इस वक्त, जटिया जी हैं। चलिए हम उनसे जानते हैं, क्योंकि केंद्र की राजनीति से जुड़े रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़े हैं। क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल है, कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी बदल रही है? नहीं, बीजेपी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, और लक्ष्य को साधने के लिए विविध उपाय जो किए जाते हैं उसी प्रकार से यह भी एक उपाय है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नए आयाम और नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो भी उपाय है वो किए जा रहे हैं, उसका ही एक ही परिणाम है। अगर हम तीनों राज्यों की बात करें तो बिल्कुल नया चेहरा। कोई चेहरा नया नहीं होता है, वो तो कार्य करते ही रहता है तो दिखाई नहीं देता, और जब प्रकट होने का मौका आता है तो निश्चित रूप से वो दिखाई देता है। जो बरसों से काम कर रहे हैं उन्हीं को अनुभव के आधार पर और आगे लाने का काम किया है। हम तो संघ शाखा में यही देखते हैं कि जिसको अग्रेसर बुलाया जाता है वो आगे आ जाता है। अब बात हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार की, और इसमें भी बात हो रही है कि गुजरात मॉडल फॉलो किया जाएगा, नए लोगों को, नए चेहरों को मौका देगा। तो फिर ऐसे में वरिष्ठ लोगों का क्या, जो पहले से इतने मंत्री रहे उनका क्या, जो 7 बार 8 बार 9 बार के जो विधायक हैं उनका क्या? आप इंतजार कीजिए, कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो बीजेपी में ये क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है इस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को भले ही अचरज के रूप में दिखाई देता है, परंतु ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो संचिता, आपने सुना, बीजेपी एक जो उनके साथ में कार्यकर्ता बरसों से जुड़े रहे हैं उनको आगे लाने की कोशिश हो रही है। उनका कहना है कि तीनों राज्यों में ये प्रयोग किया है, आगे भी ऐसा होता रहेगा। बीजेपी अपने जो मकसद की ओर अग्रसर हो रही है। जी हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, लौटूंगी आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आरपी सर की ओर रुख करेंगे। सर, जिस तरीके से देखा जाए, अब कहा जा रहा है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन लग रहा है कि ये काफी है या कहीं ना कहीं संघ को खुश करने की भी कवायद? क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव से पहले हमने कई दफा देखा कि संघ की नाराजगी सत्ता पक्ष को झेलने पड़ी थी, कई बार उन्होंने फटकार लगाई, कई बार तीखी टिप्पणी भी दी, और इस बार जो हमने देखा तीनों राज्यों को जो मुख्यमंत्री मिले हैं वो हमें संघ के करीबी मिले हैं। देखिए, संघ का अनुसांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, और सवाल है कि संघ से ही बहुत सारे नेता निकले हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो मुझे ये लगता है कि संघ एक तरह से दिशा निर्देश देने का काम करता है। सत्ता संचालन में उसकी भूमिका पूरी तो नहीं रहती है, लेकिन इतना जरूर रहती है कि अपने नीति रीति और विचारों को जिसको देश में लागू करवाना चाहती है, तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में संघ के लोग ही निकल करके बाहर आते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि कभी संघ से बाहर के लोग भी आए और सत्ता में शामिल हुए, लेकिन इस बार जो है पूरी तरह से संघ और भारतीय जनता पार्टी एक मत दिखी है। और उनका जो राष्ट्रीय एजेंडा है, जो देश को लेकर के उनकी नीतियाँ हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, एजुकेशन में हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, तमाम चीज़ों में हो, या राजनीतिक जो समीकरण है उनको लेकर के, तो संघ हमेशा जो है एक तरह से निर्देश देने का काम करता था। और अभी आप यहाँ देखेंगी कि ये जो कार्यकर्ता हैं, जो संघ के खाँटी कार्यकर्ता हैं, उनको मौका मिला। आप ये मान के चलिए कि संघ एक तरह से जो वर्षों से काम कर रहे हैं और संगठन में जुड़े हुए हैं, ऐसे अंतिम पंक्ति के नेताओं को अगर फ्रंट पे लाया जाता है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, और लोगों को ये लगता है कि नहीं, हम बिल्कुल जो सेवा कर रहे हैं ज़रूर हमको अवसर मिलेगा। एक चेहरा बार बार लाने से हमें लगता है कि थोड़ा सा उबाऊ हो जाता है। और ये जो प्रयोग हुआ है 2024 को लेकर के, हमें लगता है कि बड़ा जो है एक तरह से प्रभावशाली होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। और हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये पूरी व्यवस्था जिस तरह से केंद्र सरकार और मोदी सरकार
और मोदी जी स्वयं इसमें एक तरह से इन्वॉल्व होकर के और अपने ही चेहरे पर चुनाव लड़ करके पूरे 3 राज्यों में सत्ता की वापसी और भी प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं। तो हमें लगता है कि पूरी तैयारी उन्होंने किया, उनकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार रही है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम इसी तरह के परिणाम आएंगे और इसी तरह की रणनीति होगी। तो संघ और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमें एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ पर संघ की जो कार्यकर्ता हैं और संघ की जो एजेंडा है उसको लागू कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार। पहले ऐसा होता था कि उसकी लाइन से थोड़ा अलग चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और हमें लगता है कि 2024 का अगर चुनाव जीतना है तो संघ के माध्यम से ही पूरे देश में नेताओं को साधने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल सर। शावर जी, बीजेपी में कई भी ऐसे बड़े चेहरे हैं जो लंबे समय से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जीत भी दिला रहे हैं पार्टी को, सक्रिय भी रहे हैं, लेकिन उम्मीद भी थी कि अब उनका नंबर आएगा, लेकिन बीजेपी ने नए चेहरे को चुना। असंतोष का भाव तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, कहीं असंतोष नहीं है और जो लोग भी हैं पुराने वो भी अभी काम कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि बीजेपी शासित राज्यों को आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करना और भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है और सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और जनता अब जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी और पूरी दुनिया में जो है भारत का डंका बजेगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अभी हमको मौका मिला है G20 का, आगे देखेंगे आप कि भारत से कई राष्ट्र जुड़ेंगे। शावर जी, मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों को जगह मिलेगी? अब देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये अंत्योदय का दौर है तो निश्चित रूप से नए लोगों को भी जो है इसमें मौका मिल सकता है। जिस प्रकार से राजस्थान में एक नए विधायक को, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है, तो निश्चित रूप से नए लोग और पुराने लोग सभी लोगों का समायोजन किया जाएगा मंत्रिमंडल में। बिल्कुल। मुक्ता जी, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से पूरी तरीके से बीजेपी नई नजर आ रही है, नयापन लाने की भी राज्यों में कोशिश कर रही है, मुख्यमंत्री नया, उप मुख्यमंत्री नया। हालांकि अभी तक उप मुख्यमंत्री हमने उत्तर प्रदेश में देखा, लेकिन अब हमने राजस्थान में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा और मध्य प्रदेश में भी पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर 2 उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिले हैं। अब मंत्रिमंडल की भी बात आती है, क्या यहाँ पर भी हमें नयापन देखने को मिलेगा? बिल्कुल यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दिल्ली जाएंगे और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल का गठन होगा। बातें जो सामने आ रही है वो गुजरात फॉर्मूले की बात आ रही है। हम यहाँ पे मौजूद थे शपथ ग्रहण में, तो यहाँ पे विधायक सारे आए हुए थे, उसमें से कई पूर्व मंत्री भी थे। कई लोगों से हमने बात की और ये पूछा, सबका ये कहना था कि जो पार्टी तय करेगी वो मंजूर होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी संचिता, जो विधायक हैं, जो कई सालों से विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, सबके चेहरे पे शिकन था, चिंता की लकीरें थी, क्योंकि अगर नए चेहरों को मौका दिया जाता है तो ऐसे में उन सब का भविष्य क्या, ये जरूर सवाल उनके मन में था। हालांकि व्यक्त किसी ने नहीं किया, लेकिन सवाल जरूर था। क्यों? क्योंकि उनके लिए क्या भूमिका तय होगी, किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाएगा। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस वक्त भाजपा में बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो 8 बार के विधायक हैं, 9 बार के विधायक हैं, 7 बार के विधायक हैं। और इस बार जिस तरह से सांसदों ने चुनाव लड़ा, उन्होंने वहां से रिजाइन करके अब वो विधायक में आ गए हैं, उनको भी अभी तक पार्टी ने एडजस्ट नहीं किया। तो ये अब सारे सवाल हैं। हालांकि एक सुर में सब यही कह रहे हैं कि जो केंद्र तय करेगा वो सही है, हम सब मानेंगे। लोग मान रहे हैं कि बीजेपी जो है युवाओं को मौका दे रही है, नए लोगों को मौका दे रही है और पार्टी को आगे बढ़ना है। लेकिन अपने भविष्य को लेकर जरूर सबके मन में ये सवाल था, जो कि अब जब ये मंत्रिमंडल के जब गठन की बात आएगी और उसमें किस तरह के नाम को शामिल किया जा रहा है, उसके बाद जो है ये पूरा मामला जो है वो क्लियर हो पाएगा। हाँ, लेकिन मुक्ता जी देखिए, नयापन तो लाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी नहीं भूलना होगा कि एक्सपीरियंस भी उतना ही काम का है बीजेपी के लिए। तो ये दोनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही आपने कहा कि क्योंकि आप देखिए कि एक्सपीरियंस की हर वक्त ज़रूरत होती है। जो जिस तरह से कमान एक डॉक्टर मोहन यादव के हाथ में है, जो संघ के क्लोज माने जाते हैं, 3 बार के विधायक हैं लेकिन एक ही बार के मंत्री हैं,
तो उनको अपने जो कलीग्स को चुनना होगा, डेफिनेटली उसमें एक्सपीरियंस चुनना होगा। लेकिन अगर हम बात करें दो डिप्टी सीएम की, तो दोनों बहुत सीनियर लीडर्स हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, तो एक्सपीरियंस तो उनके साथ जुड़ गया है ऑलरेडी दो डिप्टी सीएम के रूप में। लेकिन जिस तरह से जितने वरिष्ठ बीजेपी में नेता हैं उनको एडजस्ट करना एक बहुत जो है जिम्मेदारी और एक हम कह सकते हैं टेढ़ी खीर साबित होगी, क्योंकि सबको संतुष्ट करके लेके चलना, किस तरह के उनको कैबिनेट में अगर आप ले लेंगे तो उनको किस तरह के आप विभाग देंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस वक्त। ठीक है, ये समझने के लिए हम सीधे आरपी सर के पास भी चलेंगे, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बात की जा रही है कि बीजेपी में सब कुछ नया नया है, नया मुख्यमंत्री मिले हैं, नए उप मुख्यमंत्री मिले हैं, लेकिन अब सवाल ये भी है कि अभी तक इनकी राजनीति क्षेत्रों में सक्रिय रही है। अब लेकिन प्रदेश की जनता के दिल में भी इन्हें जगह बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी छवि को तोड़कर नई छवि में आना ये एक चुनौती वाला काम होगा। अब सरकार किस लिहाज से, किस प्रकार से काम करे कि जनता के दिल में भी एक नई छवि, एक बेहतर छवि भी बन जाए? नहीं, देखिए संचिता, कोई नया नहीं है। और आप देखेंगे तीनों जो है मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में, यहाँ के कामकाज से तो काफ़ी कुछ परिचित हैं। अब रही बात जिम्मेदारी की, देखिए बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी जो लाइन में लगे हुए थे मुख्यमंत्री के, शायद वो नहीं सफल हो पाए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस नए नाम को ला करके थोड़ा चौंकाया जरूर है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ इन लोगों को कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, बिल्कुल प्रशासनिक अनुभव है, अपने अपने विभागों का अनुभव है, तो एक तरह से उनको कोई ब्यूरोक्रेसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरी बात आप देखिए कि मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि चौंकाने वाली जो बात हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत अच्छे जो अनुभवी नेता जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो और चुनाव में नहीं जीते हो सकता है उनमें से भी कोई मंत्रिमंडल में शामिल कर लें। जब चौंकाना ही है तो इसी तरह से चौंकाया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आपने कहीं अभी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो काफ़ी सीनियर लीडर हैं और मध्य प्रदेश सरकार में पिछली सरकारों में काफ़ी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अब दुर्भाग्य से वो जीत नहीं पाए, लेकिन ऐसे लोगों में से कुछ एक आध को लिया जा सकता है, जो समझने वाली बात है। अब ये तो मंत्रिमंडल गठन के बाद पता चलेगा, लेकिन जो स्थितियाँ लग रही हैं उससे ये भी लगता है कि ये भी हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, पूरे ही नए चेहरे नहीं हुए, नहीं पूरे जैसे गुजरात के तर्ज पर पूरे घर के बदल डालो नहीं होगा। यहाँ निश्चित रूप से संतुलन स्थापित करने की कोशिश होगी, क्योंकि 2024 में चुनाव है और उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसी को बहुत सारे लोगों बिल्कुल मिला जुला कुछ हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ शावर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। मुक्ता जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन अब चुनौती ये कि प्रदेश की जनता के दिल में कैसी जगह बनाए। हालांकि एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ा हुआ है। उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर देखा जाए तो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लेकिन नए काम की शुरुआत नए तरीके से उन्हें करनी होगी और ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से प्रदेश की जनता के दिल में वो जगह बना पाते हैं और क्या कुछ नयापन मध्य प्रदेश में ला पाते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि